अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक के बारे में, यानी कि बैतुल हिकमा। अब्बासिद पीरियड के अंडर एक ऐसा कंपोनेंट था, यानी कि उनमें उनकी कैलिफेट में एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जिसको हम बैतुल हिकमा के नाम से जानते हैं, या हाउस ऑफ विजडम भी आप बोलिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउस ऑफ विजडम एक्चुअल में है क्या। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो में फर्स्ट से लेकर एंड तक अच्छे से बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट इंटर रिलेटेड है। होप कि आप सब समझोगे। तो अगर हम स्टार्ट करें कि बैतुल हिकमा एक्चुअल में है क्या, ये एक ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशनल बुक्स है, यानी हम बोलेंगे ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर सेवरल बुक्स की ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस होती है। अगर हम अब्बासिद कैलिफेट की बात करें तो उन्होंने इस यानी कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी बैतुल हिकमा की, उन्होंने इस बैतुल हिकमा की इस्टेब्लिश की थी 18 सेंचुरी में, यानी कि हारून अल रशीद के अंडर इस बैतुल हिकमा की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसको फिर एक्सपेंड किया गया था, यानी कि इसको और डेवलप किया गया बाकी जितने भी कैलिफेस आए उनके अंडर, यानी कि उन्होंने भी इसको इसकी डेवलपमेंट में या इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेवरल डेवलपमेंट्स की। अगर हम देखें जो बैतुल हिकमा है, ये एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने उस वक़्त, यानी कि जब अब्बासिद्स का दौर था, तो उस वक़्त इन्होंने अब्बासिद्स की गोल्डन एज को, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि अब्बासिद्स की गोल्डन एज थी या गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, तो उसमें इस बैतुल हिकमा यानी कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम बोलेंगे इसका बहुत ही बड़ा रोल है, यानी कि ये एक प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द गोल्डन एज ऑफ अब्बासिद कैलिफेट। अगर हम इसके मिडल में देखें, यानी कि अब्बास ये जो सॉरी बैतुल हिकमा के मिडल में एक्चुअल में ये है क्या, तो ये एक ऐसा एजुकेशनल सेंटर है जहाँ पर सेवरल वर्क्स, स्कॉलर्स की वर्क्स, यानी कि जितनी भी बुक्स है, जितनी भी ऐसी डिक्शनरीज थी, यानी कि हार्ड टेक्स्ट जो रोम और पर्शियन में जितनी भी टेक्स्ट थी, तो उनको ट्रांसलेट किया जाता था किस में, अरबिक लैंग्वेज में। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो एजुकेशनल एक तो वहाँ के लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो गैप थी, यानी कि उन लैंग्वेजेस के बीच में जो गैप थी, फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीरी है तो हम कश्मीर की भाषा जानते हैं, तो इंग्लिश और कश्मीरी में जो गैप है, अगर हम इंग्लिश की बुक्स को ट्रांसलेट करते हैं कश्मीरी, तो वो लैंग्वेज गैप जो होती है वो ब्रिज होती है, यानी कि वो ख़त्म होती है। तो इसकी वजह से फर्स्ट फैक्टर यही है कि ये जो बैतुल हिकमा है, इसकी वजह से वो लैंग्वेजेस की गैप ख़त्म हो गई, क्योंकि हम भी आसानी से समझ सकते थे अब अरेबिक लैंग्वेज में वही बुक्स। ये था इसका फैक्टर। और क्या हुआ कि अगर हम देखें, हमने वो बुक्स ट्रांसलेट की, उसकी वजह से क्या हुआ, अगर स्कॉलर्स सॉरी जो वहाँ पर बैतुल हिकमा में जो ट्रांसलेटर्स थे, तो उन्होंने इन बुक्स को ट्रांसलेट किया, एक तो वो नॉलेज प्रिजर्व हो गई इन बुक्स। उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्यूचर जनरेशन थे वो भी इन नॉलेज से कुछ ना कुछ सीखते, है कि नहीं। तो इसकी वजह से ये भी एक फैक्टर है कि बैतुल हिकमा की वजह से भी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्यों कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ अब्बासिद्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नॉलेज प्रिजर्व की गई थी और उसको एक्सपेंड भी किया गया था। और जितने भी स्कॉलर्स इस बैतुल हिकमा या बैतुल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम से रिलेट थे, यानी कि इसके अंडर काम करते थे, यानी इसमें काम करते थे, तो वो सेवर हम बोलेंगे उन्होंने सेवरल बुक्स को ट्रांसलेट किया किया था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि साइंस में भी इजाफा हुआ, मेडिसिन में भी, ये फील्ड्स है, ओके, साइंस फील्ड्स, यानी कि हम साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलासफी, मैथमेटिक्स में भी इसकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। और उसमें भी सेवरल ऐसे स्कॉलर्स थे, अल फराबी, अल राजिया, इब्न सिना थे, उन्होंने भी सेवरल कंट्रीब्यूशंस की, बट उन्होंने इन्हीं बुक से कुछ ना कुछ सीखा, जिसकी वजह से उन्होंने और डेवलपमेंट्स की, यानी कि मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स की इन डिफरेंट फील्ड्स। इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो बैतुल हिकमा है, इसने एक अहम रोल अदा किया है किसमें, कल्चरल एक्सचेंज में, यानी कल्चर एक्सचेंज करने में। अब कैसे आप बोलेंगे कि ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो कल्चर की बात ही नहीं है, तो कैसे इन्होंने यानी कि इस इंस्टीट्यूशन ने कैसे कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, क्यों, क्योंकि क्या होता था कि सेवरल जितने भी ऐसे स्कॉलर्स थे जो उसके साथ रिलेट थे, यानी कि बैतुल हिकमा के साथ, वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे, यानी कि अलग अलग कल्चर्स से थे। तो जब वो एक साथ आते थे, यानी कि एक इस बैतुल हिकमा में जमा होते थे, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने कल्चर्स को एक दूसरे के साथ
एक्सचेंज किया, और जो बुक्स में उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया, उनसे भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ वहाँ से लिया, कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ अडॉप्ट किया, तो कुछ उससे सीख कर लोगों तक पहुँचाया, कुछ बुक्स में उन्होंने पेन डाउन किया। तो उसकी वजह से भी कल्चर को यानी कि कल्चर एक्सचेंज हो गया। यानी कि अगर हम बोलते हैं इस टाइम पे, अगर हम किसी पोएट की या किसी राइटर की कोई बुक देखते हैं, तो उसमें किसी ने लिखा होता है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल तुर्किस्तान की कोई किसी ऐसे राइटर को लेते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल बुलबुल शाह को लीजिए। उनकी वर्क्स में अगर हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को बयान करते थे, या किसी भी सूफ़ी सेंट को आप ले लीजिए, वो स्कॉलर है, सूफ़ी स्कॉलर है, तो वो अपनी तरीके से अपने कल्चर को बयान करते हैं, अपनी जितने भी उन्होंने ऐसी नॉलेज या लेजेसी प्रोवाइड की है, उसमें वो उसको बयान करते हैं। तो हम भी उससे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। उस तरह से उनका कल्चर एक्सचेंज होता है। किसकी वजह से? हम अगर वो पढ़ते हैं तो वो कल्चर एक्सचेंज होता है ना, हम में वो अडॉप्ट होता है, हम लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज हुआ। होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।